गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूशन आज करेंगे। लास्ट वीडियो में आपको हमने स्टार्ट किया था एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट, जो आपका फिफ्थ सेम जो आपका मेडिसिन केमिस्ट्री है आपका सेकेंड BP 501T। उसमें पहले यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट। तो लास्ट आपके वीडियो में उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग होता क्या है, कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था और एल्कलाइटिंग एजेंट स्टार्ट किए थे। एल्कलाइटिंग एजेंट का केमिस्ट्री और सार और मोड ऑफ एक्शन, ये तीन चीज बताया था। अब उसके आगे जो आपका है, इसमें अब एक एक करके जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा एल्कलाइटिंग एजेंट के बारे में ही पढ़ना। उस एल्कलाइटिंग एजेंट में आपको मोस्टली पढ़ना है जो नाइट्रोजन मस्टर्ड है, ठीक है, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स के बारे में पढ़ना है। देन आपका ये बुसल्फान है, एल्काइल सल्फोनेट्स है, थायोटेपा है, एजिरिडीन्स हैं, इनके बारे में पढ़ना है, ये है। फिर एंटी मेटाबोलाइट्स है, एंटी मेटाबोलाइट्स के बाद आपका एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, फिर आपका एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर एजेंट और प्लांट प्रोडक्ट। ये चार चीज़ आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में दिया गया है। क्लासिफिकेशन में मैंने 10 क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन उसमें से सिर्फ यही 4-5 चीज़ आपको पढ़नी है। तो आज इसमें देखते हैं, मोस्टली आज फिर पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो एल्काइटिंग एजेंट में आपको जो पढ़ना है, आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड्स हो गया, नाइट्रोजन मस्टर्ड के बाद आपका एल्काइल सल्फोनेट हो गया, नाइट्रोसोयूरिया जो आपके सिलेबस में दिया है, एंटी मेटाबोलाइट्स दिया है। ये दो चीज़ कम से कम कोशिश करेंगे कि आज ये दोनों को इस वीडियो में हम इसको कवर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका ये है नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स के एक्चुअल में ये नाइट्रोजन मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड गैस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था तो उसमें मस्टर्ड गैस का बहुत अच्छा एज अ वेपन के रूप में, उसको हथियार के रूप में, आपका बायोलॉजिकल वेपन के रूप में उसको यूज करते थे आपका जो कंट्रीज। और वो क्या करती थी, आपका जब उसको गैस होती है, मस्टर्ड गैस होती है, तो जब उसको रिलीज करते थे तो जो भी उनके कांटेक्ट में आते थे तो आपके स्किन रेसेस और आपके ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। ये देखा गया था कि जिन जिन जो जो आपके सैनिक, जो जितने भी आपके सैनिक थे, उन जो जिन्होंने भी इस मस्टर्ड गैस को आपका क्या नाम है इनहेल किया, उनके अंदर ब्लड WBC के काउंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये जो ऑब्जर्वेशन था, ये ऑब्जर्वेशन आपका क्या किया, आपका एक नया ड्रग के आपका सर्च के लिए, रिसर्च के लिए एक नया आपका आइडिया दे दिया कि ये, क्योंकि WBC काउंट कम हो गया, तो WBC का काउंट कम मतलब सेल ग्रोथ को, सेल डिवीजन को रोक रहा है। और कैंसर में क्या होता है, एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, एब्नॉर्मल सेल डिवीजन होता है। और हमें जो भी दवाई है उसको क्या करना है, उसके ग्रोथ को, आपका सेल डिवीजन जो एब्नॉर्मल है उसको क्या करना है, रोक देना है, नॉर्मल बनाना है। ये जो ऑब्जर्वेशन था कि जितने भी सैनिक थे जिन्होंने मस्टर्ड गैस को इनहेल किया, उनके WBC काउंट कम हो गए थे। ये ऑब्जर्वेशन आपका इस ड्रग के डेवलपमेंट के लिए आपका क्या था, बेसिक था, प्रिकर्सर था, ये स्टार्टिंग था। तो आपका जो होता है, आपका क्या नाम है, स्ट्रक्चर जो होती है आपका मस्टर्ड गैस का स्ट्रक्चर ही, ये जो सिंपल है ना, ये मेक्लोरथेमिन जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है, तो इसमें नाइट्रोजन की जगह आपका हाइड्रोजन होता है और CH3 होता है, ये मस्टर्ड गैस होती है। इस मस्टर्ड गैस में से, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती थी, तो उस साइड इफेक्ट को हटाने के लिए अलग अलग आपका एक अलग अलग ग्रुप लगा के देखा गया। तो उसमें नाइट्रोजन को जब जोड़ा गया तो देखा गया ये ड्रग आपका बना सबसे पहला मेक्लोरथेमिन। इस ड्रग की टॉक्सिसिटी सबसे कम थी और एक्टिविटी सबसे ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू मस्टर्ड गैस। ये पहला मॉलिक्यूल आपका बना मेक्लोरथेमिन। यहाँ से आपका नाइट्रोजन गैस का आपका जो ड्रग है ये डेवलप, ठीक है, ये डेवलपमेंट देखते ही आपसे पूछे, तो ये हिस्ट्री कोई पूछे बताए कि क्या कहाँ से ये गैस का डेवलप हुआ, क्या हुआ, तो ये चीज़ें ना मस्टर्ड गैस से इसको डेराइव किया गया। मस्टर्ड गैस में जो आपका फिर से स्ट्रक्चर होता है, मस्टर्ड गैस का स्ट्रक्चर ये होता है Cl CH2 CH2 S CH2 CH2 और Cl, ये स्ट्रक्चर आपका होता है मस्टर्ड गैस का। इतना स्ट्रक्चर, इसी का जो नाइट्रोजन है, इस सल्फर है, इस सल्फर को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया गया, वहीं आपको बन गया नाइट्रोजन मस्टर्ड, इसलिए आपका नाम आ गया नाइट्रोजन मस्टर्ड कंपाउंड का नाम आ गया, ठीक। अब इसमें आल्सो नोन एज 20 बीटा हेलो एल्काइल एमीन, इसलिए बोला जाता है कि जो स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए जनरल स्ट्रक्चर जो आपका, ये जनरल स्ट्रक्चर है इस ड्रग का, तो आपका है 20 का मतलब, जहां भी नॉमेनक्लेचर में आपने पढ़ा होगा, 20 का मतलब होता है दो सिमिलर ग्रुप, ब्रॉड ग्रुप आपका, एक सिंपल है मिथाइल एक्साइल नहीं, इस टाइप का ग्रुप, ये इथाइल है इससे, तो ये दो सिमिलर ग्रुप एक पोजीशन प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को बोली जाती है 20 आपका बोला। तो 20 बीटा हेलो आपका अल्फा बीटा बीटा हेलो एल्काइल, हेलो एल्काइल एमीन्स आपका, इसीलिए इसको नाम बोला जाता है 20 बीटा हेलो एल्काइल एमीन्स।
वही लिखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 हेलो ग्रुप्स एंड एमीन ग्रुप इन दिस ड्रग। 2 हेलो ग्रुप हो गया और एक एमीन ग्रुप आपका प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर में आ जाइए। स्ट्रक्चर में क्या है, ये स्ट्रक्चर, ये जनरल स्ट्रक्चर है, मतलब CH2 यहाँ देखिए जनरल जो स्ट्रक्चर इसका है X CH2 CH2 NR CH2 CH2 X, जो डिफर करेगा। और ये जो X होता है ना, जितने भी ड्रग नाइट्रोजन मस्टर्ड में है, जितने भी एग्जांपल है, वो सब में हेलो जो X है ये क्या रहता है, मोस्टली क्लोरीन ही, अधिकतर केस में आपका क्लोरीन ही रहता है, ठीक। उसके बाद ये CH2 रहेगा, ग्रुप आपका ग्रुप रहेगा, इथाइल साइड चेन रहना ही रहना है, नाइट्रोजन टर्सरी नाइट्रोजन आइटम रहेगा ये, और ये R ग्रुप, यही R ग्रुप सब में डिफर करता है, यही डिफरेंस और R ग्रुप आपका है, यही इसके अलग अलग एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब कोई ज्यादा है एक्टिविटी अलग नहीं, मतलब पोटेंशियल कोई ज्यादा है कोई आपका कम। और ये R का नेचर आपका क्या हो सकता है, एल्काइल भी हो सकती है और एराइल भी, दोनों में से कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक। तो ये टर्सरी आपका है, यही स्ट्रक्चर आपका है। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री आपको पहले बोला, केमिस्ट्री का मतलब कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, तो ग्रुप क्या बेसिक यही 20 बीटा हेलो एल्काइल एमीन्स आपका प्रेजेंट है, इथाइल है, हेलोजन मोस्टली आपका क्या होता है क्लोरीन प्रेजेंट रहता है, ये इथाइल आर्म्स हो गया, इथाइल साइड चेन ये आर्म्स बोलते हैं, टर्सरी नाइट्रोजन है, इस टर्सरी नाइट्रोजन का एक R ग्रुप है, R क्या है एल्काइल या एराइल में से कुछ भी आपका प्रेजेंट हो सकता है, ठीक। ये होगी केमिस्ट्री। अब आ जाइए सार पर, जो मैंने लिखा है सार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सार में आपको पहले बोला, मैंने पॉइंट यहाँ नहीं लिखा, सार में पहले ही बोला हूँ कि सार स्ट्रक्चर से याद करना चाहिए। अब इस ग्रुप में ये 4 है, मिक्लोरथामीन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मिल्फलाम, क्रोमल्यूसिन, ये स्ट्रक्चर आपका, ये क्या नाम है, ये 4 स्ट्रक्चर हैं। इन स्ट्रक्चर को देख के तब आपको क्या नाम है अपने आप डिजाइन कर लीजिए, सार के पॉइंट्स अपने आप इजीली बना सकते। पहले आपको क्या बताया था कि देखने के लिए कि सबसे सब में कॉमन चीज क्या है, तो कॉमन चीज जो रहेगी वही उसकी क्या होगी, बेसिक न्यूक्लियस है। तो जो भी कॉमन चीज आप देखेंगे, जितनी भी ड्रग है इसमें देखिए क्या है, यही है ना, ये कॉमन CH2Cl ये कॉमन है, इसमें देखिए ये नाइट्रोजन है, टर्सरी नाइट्रोजन, इसके साथ ये CH2Cl CH2Cl, इसमें भी देखिए ये चीज है, इसमें देखिए ये चीज है, और यही क्या होती है 20 बीटा हेलो एल्काइल एमीन्स। तो पहला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए कि जो बेसिक न्यूक्लियस आपका जो इस नाइट्रोजन मस्टर्ड का एक्ट करेगा एज एंटी कैंसर एजेंट, एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट, वो क्या होना चाहिए 20 बीटा हेलो एल्काइल एमीन्स होना चाहिए, हो गया पहला पॉइंट आपका। देन उसके बाद आपका क्या करना है, ये लिखना है। अब देखिए चेंज क्या कर रहा है, ये R चेंज क्या हो रहा है सब में, ये R ग्रुप एल्काइल ग्रुप, मेल प्रोडक्शन में क्या है CH3, तो एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप होगा एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन आपका एक्टिविटी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि ये ग्रुप क्या करता है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये क्या करता है आपका इसके ऊपर नाइट्रोजन की डेंसिटी बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की डेंसिटी बढ़ती है, इसका जो एलिमिनेशन होता है HCl माइनस, जो मोड ऑफ एक्शन अभी देखेंगे, अब मोड ऑफ एक्शन में देखेंगे तो ये जो एजेलिडीन आयन बनती है, तो वो एजेलिडीन आयन बनाने में ये जो एल्काइल ग्रुप है ये क्या करता है बहुत ज्यादा स्टेबल करता है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। तो जितना जल्दी एजेलिडीन आयन बनेगा उतनी ही जल्दी आपको ये ड्रग क्या करेगा, आपको DNA RNA या जो प्रोटीन्स है उनको क्या करेगा एल्कलाइट करेगा, और जितना जल्दी एल्कलाइट करेगा उतनी ही जल्दी सेल ग्रोथ को क्या करेगा रोक देगा। बाकी इसमें देखिए आपका ये क्या हो गया, आपका एराइल ग्रुप है, ये एराइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल फॉस्फेट ग्रुप है। तो एराइल ग्रुप जोड़ने से भी एक्टिविटी होती है, लेकिन एराइल ग्रुप जब कंपेयर करेंगे एल्काइल में एराइल में, तो एराइल ग्रुप की एक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि ये क्या करता है, नाइट्रोजन है, आपने पढ़ा होगा जो एनिलीन होते हैं, एनिलीन की बेसिसिटी कम होती है, क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट कर जाता है किसमें, आपके जो बेंजीन रिंग है उसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो इसकी फॉर्मेशन जो एजेलिडीन आयन की फॉर्मेशन, इसका एलिमिनेशन और एजेलिडीन का आयन का फॉर्मेशन एज कंपेयर टू एल्काइल ग्रुप के साथ इसकी क्या होती है थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये ड्रग ये आपका जो एराइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप से क्या होती है इसकी ओरल बायोबिलिटी, ये क्या करता है ओरल बायोबिलिटी आपका बढ़ा देता है, क्योंकि स्टेबल ड्रग आपको बनाता है, शॉर्ट बनाने में आसानी होती है, स्टेबल बनाता है आपका आपका ये ग्रुप है, ये क्या नॉन पोलर है, नॉन पोलर तो सेल परमिलिटी आपका बढ़ा देगा, एंट्री आपकी बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये चीज के कारण यही इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ड्रग स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इसी से पढ़ा, स्ट्रक्चर से पढ़ा। बाकी जो पॉइंट है पॉइंट आपको इस बुक में आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं इनकी मोड अफेक्शन क्या होता है नाइट्रोजन मस्टर्ड के, कैसे ये काम करते हैं, और इसमें जो 3-4 ड्रग है उसके बारे में देखते हैं। मोड अफेक्शन ऑफ नाइट्रोजन मस्टर्ड मतलब कैसे जो नाइट्रोजन मस्टर्ड्स होते हैं अपना काम कैसे करेंगे, DNA को कैसे एल्कलाइट करते हैं, और सेल्फ जो डिवीजन होता है उसको कैसे हैम्पर करते हैं, इनहिबिट करते हैं।
तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो आपका पहला स्टेप होता है, 4 स्टेप होता है जिसमें एक्चुअली में 2 ही स्टेप है, वो स्टेप को 2 बार फिर रिपीट हो जाती है। तो पहला फॉर्मेशन ऑफ एजेरिडियम आयन एज इंटरमीडिएट, तो 20 बीटा हेलोजन जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये कार्बन है आपका हेलोजन, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर कार्बन और साथ में हेलोजन, ये बॉन्ड आपका बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो हेलोजन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, तो ये इसके बाद यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है एस एक्स आपका हैलाइड आयन उसमें। अब इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी एलिमेंट पे क्या है आपका कार्बन जो कंपाउंड पे क्या है, नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास आपका इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो ये क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है और ऐसे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को बोली जाती है एजेरिडियम आयन आपका। तो सबसे पहला स्टेप होता है एजेरिडियम आयन का फॉर्मेशन, और ये होता है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इंट्रामोलिकुलर विदिन द सेम मॉलिक्यूल, इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल अंदर, न्यूक्लियोफाइलिक अटैक ये है आपका न्यूक्लियस लविंग पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नाइट्रोजन जिसके ऊपर लोन पर ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, और पहला स्टेप में आपका एजेरिडियम आयन। अब एजेरिडियम आयन ये बना ना, अब ये आपका नाइट्रोजन आपका वैलेंसी 3, बॉन्ड कितने होंगे 1 2 3 4, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। और नाइट्रोजन क्या होता है आपका थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज रह सकता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता है। छोटा सा आपका ये 3 मेंबर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होती है, आपने पढ़ा होगा उसमें क्या नाम है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें तो बियर स्ट्रेन थ्योरी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होती है। तो इसके कारण क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो टूटेगा तो इसके ऊपर अगेन क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है और फिर से जो एजिजोल होती है आपका नेगेटिव, इसके ऊपर लोन पर आ जाती है, 1 2 3 बॉन्ड बन जाते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब जो हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन में से डीएनए आरएनए, ये डीएनए के स्ट्रक्चर में लिया, ये क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर अगेन यहाँ पर क्या है लोन पर इलेक्ट्रॉन होती है, ये लोन पर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये क्या करता है इस नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे अटैक करता है, और अटैक करने के बाद ये बना दिया आपका डीएनए मॉलिक्यूल को क्या कर दिया एल्कालाइड कर दिया। ये डीएनए मॉलिक्यूल एल्कालाइड हो गया, मींस अब ये पार्टिसिपेट करेगा नहीं, नाइट्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, तो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा नहीं। और आपको मालूम है डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, यहाँ अगर ए है तो यहाँ पर आपका क्या रहता है 2 डबल बॉन्ड से, जी है तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्व होता है, आपका बॉन्ड होती है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड को ये हाइड्रोजन आपका होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, तो है नहीं, तो ये पार्टिसिपेट फर्दर नहीं करेगा। यही चीज सेम चीज होती है। अब क्या है यहाँ पर 2 आर्म है ना, एक आर्म था जैसे एक ये हो गया दूसरा, तो दूसरे साइड वाले भी सेम क्या होता है सेम प्रोसेस आते हैं वहीं इसी तरह से, यहाँ से ये आपका निकलेगा, ये एक्स ऐसे निकलेगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि इसके ऊपर क्या है ये लोन पर इलेक्ट्रॉन है, ये बना लिया आपका ये क्या नाम है एजेरिडियम है, फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल के डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करता है एल्काइलेट करता है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ जो नाइट्रोजन मस्टर्ड है कितने 1 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करता है ये एल्काइलेट कर लेता है, यही इसका मोड ऑफ एक्शन। एल्काइलेट कर लिया तो डीएनए आपका फ्री रहेगा नहीं, फॉल्स फ्री आपका, फिर फर्दर जो स्टेप होती है डीएनए की सिंथेसिस की जो एस फेज होती है, एस फेज वहीं पर क्या होता है कि रुक जाती है। तो यही आपका है आपका मोड ऑफ एक्शन है नाइट्रोजन मस्टर्ड्स का, एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन मस्टर्ड्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए को क्या करता है एल्काइलेट करता है। यही आपका है, वही मेन स्टेप है, उसको क्या कर दिया 2 बार आपको रिपीट कर देना, तो ठीक है। तो ये है आपका मोड ऑफ एक्शन जो नाइट्रोजन मस्टर्ड में क्लोराथमीन है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, क्लोरोब्यूसिल है, जितने भी आपके सिलेबस में दिया जाएगा सबका मोड ऑफ एक्शन आपका एक यही। अब देख लेते हैं इसमें जो 4 आपके कंपाउंड दिए गए हैं उनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मोड ऑफ एक्शन आपका हो गया, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आपका यहीं पर फिनिश हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे इसमें जो एल्काइलिंग एजेंट है, तो अभी नाइट्रोजन मस्टर्ड देखिए, इसमें 2 आपको देखे हैं, एक है एल्काइल सल्फोनेट और दूसरा आपका एजेरिडिन, ये 3 का आपके अलग मतलब एल्काइलिंग एजेंट में जब क्लासिफिकेशन किया था जिसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, 4-5 क्लास में आपका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें से सिर्फ 3 ही नाइट्रोजन मस्टर्ड और आपका एल्काइल सल्फोनेट और एजेरिडिन, यही 3 आपको पढ़ने हैं जिसके कंपाउंड बारे में आपको पढ़ने हैं। तो आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड का हो गया आपका, उसमें क्लोरोब्यूसिल आपका मेक्लोरथामीन आपका मेल्फलान, ये 3-4 कंपाउंड आपके आते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड 4 कंपाउंड आते हैं। अब है आपका ये बुसल्फान जो आता है आपका एल्काइल सल्फोनेट, तो एल्काइल सल्फोनेट ये ग्रुप सल्फोनेट होता है और एल्काइल होता है, इसीलिए इसको बुलाता है एल्काइल सल्फोनेट कंपाउंड बुलाता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, सेम चीज अगेन
ऑक्सीजन कार्बन, इन दोनों के बीच में आपका बॉन्ड ये है, बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के पास, और ये ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड लेकर टूट जाता है और ये मिथाइल सल्फोनेट आयन बना लेता है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास चला गया तो कार्बन के पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, वही एल्काइल ग्रुप बन गया। डीएनए मॉलिक्यूल ये ग्वानिसिन है 7 है, नाइट्रोजन किसके पास क्या लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, इस बुसल्फान के पास क्या कम है, तो ये क्या करता है इसके ऊपर अटैक करता है और ये कंपाउंड बना दे आपका पहला एल्काइल रिंग। अगेन अब 2 आर्म है ना, एक आर्म है, अगेन यहाँ भी दूसरा आर्म है, तो सेम चीज यहाँ दूसरे वाले में भी क्या होता है, सेम चीज यही, ये ऑक्सीजन यहाँ से एल्काइल सल्फोनेट निकलता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ये एक पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल, और आपका क्या कंपाउंड ये बना देते, सल्फोनेट ग्रुप हो गया, ये निकल गया, और ये 2 एल्काइल ग्रुप आपका 2 डीएनए मॉलिक्यूल, ये 4 आपका ब्यूटेन से क्या होता है जुड़ा रहता है, तो यही एल्काइलेशन हो गया। तो ये बुसल्फान का मोड ऑफ एक्शन है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल 2 आपके उसको क्या करता है, आपको क्या नाम है, 2 डीएनए मॉलिक्यूल को एल्कलाइट करता है। तो ये हो गया बुसल्फान, एल्काइल सल्फोनेट में आता है। तो आपका नेक्स्ट है थायोटेपा, ये आता है टर्सरी एजिडिन कंपाउंड, जो आपको अभी कराया था इसमें जो क्लासिफिकेशन कराया था उसमें एजिडिन लिखा था, एजिडिन के स्लिप आपका एग्जांपल आता है थायोटेपा। थायोटेपा और इसका एक साइटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट है, ये याद रखिएगा, ट्राई इथाइलिन फॉस्फोरामाइड टेपा, ये याद रखिएगा, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना तो वहां पर ये पूछ लेगा कभी कभी, विच इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ द थायोटेपा एंटी कैंसर एजेंट। ठीक है, तो कौन सा है, ट्राई इथाइलिन फॉस्फोरामाइड TEPA टेपा का ये होता है, ये दोनों एल्कलाइट करते हैं। अब कैसे करते हैं, ये थायोटेपा का स्ट्रक्चर है, फॉस्फोरस ट्रिपल आपका डबल बॉन्ड S, एजिडिन एजिडिन, 3 एजिडिन न्यूक्लियस इस फॉस्फोरस के साथ क्या होता है जुड़ा है। अब ये एजिडिन है, ये ऑलरेडी पहले से क्या स्ट्रेन है, तो नाइट्रोजन कार्बन इन दोनों के बीच में क्या है आपका, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है, तो ये अगेन यहाँ से इसे बॉन्ड टूट जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड बनाने में, इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास चला जाता है, इस कार्बन के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन है, इसके पास क्या एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करता है और ये कंपाउंड ऐसे बना देते हैं नाइट्रोजन। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ आपके इसने क्या किया, एल्काइलेट किया डीएनए के। इसी तरह इसके साथ भी यही होता है, इसके साथ भी आपको यही, तो 3 मॉलिक्यूल यहाँ से भी ये टूटेगा, ऐसे टूटेगा, और ये डायरेक्टली ऐसे है कि यहाँ पर CH2 और इसके साथ डीएनए मॉलिक्यूल होगा, फिर इसी तरह यहाँ भी टूटेगा और ये सीधा जाएगा ये, और इसके साथ तीसरा डीएनए मॉलिक्यूल, तो ऐसे ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए के क्या करता है, एल्काइलेट करता है। तो सब में से जितने भी एल्काइलेटिंग एजेंट है उसमें से सबसे इफिशिएंसी इसकी थायोटेपा की सबसे ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए आपका जो थायोटेपा ये 3 डीएनए मॉलिक्यूल पे क्या करता है, एल्काइलेट करता है। तो 3 मॉलिक्यूल को एल्काइलेट करेगा तो 3 आपके क्या हो गए, आपके सेल 3 सेल डिवीजन आपके उन पर टूट जाते हैं। ये आपके हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स, क्या इतना ही आपका एल्काइलेटिंग एजेंट में आपको पढ़ना था, इतना ही हो गया एल्काइलेटिंग एजेंट। अब इसी वीडियो में आप देखते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स को भी देखते हैं, तो अब देखेंगे हम एंटी मेटाबोलाइट्स होता क्या है, कौन कौन से उनकी क्या क्लासिफिकेशन है और उनके मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसको हम देखते हैं। ठीक, एंटी मेटाबोलाइट्स, ये नाम से ही एंटी, एंटी मतलब अपोज। अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जनरली जो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म आपका एनाबॉलिज्म और कैनाबॉलिज्म, ठीक है, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म हो गया जो आप खाना खाते हैं तो उस खाने को तोड़ के बॉडी क्या करती है, एनर्जी को यूटिलाइज करती है, प्लस उसी में से कुछ चीज़ों को लेकर बॉडी क्या करती है, आपका हमें ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी होती है उस चीज़ को क्या करती है, वो बनाती है। जब तोड़ती है बिगर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में, तो उसको बोलते हैं आपका कैटाबॉलिज्म। स्मॉल मॉलिक्यूल को जोड़ के जो लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको बोलता है एनाबॉलिज्म। तो इनके दौरान तो दोनों को मिलाकर बोली जाती है मेटाबॉलिज्म। तो इसमें एक स्टेप नहीं होता, 5-10 से स्टेप में आपके कोई भी रिएक्शन 2, 4, 5, 10 स्टेप्स में रिएक्शन होता है। तो जो एंड प्रोडक्ट बने, इन द मिडिल जो प्रोडक्ट आपका बनता है उसी को बोली जाती है मेटाबोलाइट्स बोलती है। ये जनरली क्या करते हैं, नाम से मेटाबोलाइट्स के अपोज है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, जैसे आपका डीएनए, तो डीएनए में क्या क्या था आपका पढ़े होंगे, आपका प्यूरिन या पिरिमिडिन बेस होता है, मतलब नाइट्रोजनस बेस होती है, फिर शुगर होता है और फॉस्फेट मॉलिक्यूल, तो ये तीनों मिलके तब आपका डीएनए बनता है। क्योंकि मोनोमर्स होते हैं, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, मोनोमर होता है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक का मोनोमर होता है। तो ये ड्रग क्या करते हैं, सॉरी ये सब होते हैं स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं दैट रिजेंबल नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, आरएनए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल्स, इनके तरह इनके स्ट्रक्चर सिमिलरिटी उनकी तरह दिखते हैं। और
वो अब ये एडेनिन ग्वानिन मिलेंगे तब जाके डीएनए बनेगा। एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन चारों जो आपके प्यूरिन पिरिमिडीन बेस के बीच में पेयरिंग होगी तब जाके आपके डीएनए मॉलिक्यूल कंप्लीट बनता है। तो ये उनकी तरह दिखते हैं और ये क्या करेंगे, ड्यू टू स्ट्रक्चर सिमिलरिटी दे कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द यूटिलाइजेशन ऑफ नॉर्मल। जब आपका बॉडी, हमारी बॉडी सेल डिवीजन का सबसे पहला पोर्शन क्या, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, क्या नाम है, एस सिंथेसिस, मतलब डीएनए आरएनए की सिंथेसिस। तो जब बॉडी सेल जब डीएनए आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा होता है तो उसी टाइम में क्या करते हैं, ये ड्रग जब एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं तो नॉर्मली जहाँ एडेनिन जाना चाहिए वहाँ पर ये ड्रग जाएंगे, जहाँ साइटोसिन जाना चाहिए वहाँ पर ये ड्रग क्या करेगा, वहाँ जाके जुड़ जाएगा। और जुड़ने से फिर क्या होता है, ये themselves so that dysfunctional nucleic acids are synthesized। अब एडेनिन है नहीं, एडेनिन की जगह आपका कोई दूसरी ये ड्रग आपका जुड़ गया, तो एडेनिन नहीं है, दूसरा ड्रग है, तो आपका क्या होगा, वो एक होता है आपका डीएनए में एक स्ट्रैंड होती है, दूसरा स्ट्रैंड होता है, उन दोनों के बीच में पेयरिंग ही नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो आपका डीएनए बनेगा ही नहीं। डीएनए आपका नहीं बनेगा तो फिर आपका फर्दर सेल डिवीजन में नहीं जाता है। तो वहीं ये क्या करते हैं, डिसफंक्शनल न्यूक्लिक एसिड्स को बायोसिंथेसाइज कर देते हैं। ऐसा फंक्शनल एसिड, ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो किसी काम का ही नहीं रहता है। और कैसे करते हैं, दिस सर्व एज अ फॉल्स सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम्स। तो जो एडेनिन ग्वानिन आपका जो जुड़ते हैं, एडेनिन और आपका ग्वानिन एजीटी आपका होता है एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन। एडेनिन थायमिन के साथ जो बॉन्डिंग बनेगी या एडेनिन जब जुड़ेगा तो जुड़ने के लिए एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल रहता है, लाइगेज, लाइज, बहुत सारे एंजाइम आप पढ़े हो कि डीएनए की जब सिंथेसिस होती है तो हर एक स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम्स आपका यूटिलाइज होते हैं। ये ड्रग क्या करते हैं, एंजाइम जब वो नॉर्मल जो सबस्ट्रेट होता है उसके साथ बाइंड करेगा तब आपका आगे रिएक्शन बढ़ेगा। ये ड्रग नॉर्मल सबस्ट्रेट की जगह खुद जाके क्या करते हैं, एंजाइम से बाइंड कर देते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, दे आर एंजाइम इनहिबिटर्स। तो जितने भी एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आपका सिमिलरिटीज होती है, स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होते हैं, इसलिए कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं, कहाँ पर, एंजाइम के साथ बाइंड करके, उस एंजाइम से जो डीएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब डीएनए की सिंथेसिस को कैरी आउट करता है। ये जनरल चीज होगी एंटी मेटाबोलाइट्स का। ये फर्दर 4 क्लास में क्लासिफाई है कि कौन से मेटाबोलाइट्स को, कौन से बेसिस को ये इनहिबिट करते हैं, इनकॉर्पोरेशन। तो प्यूरिन एनालॉग, जो प्यूरिन की तरफ जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होती है तो उनकी इनकॉर्पोरेशन के डीएनए में क्या करते हैं, ये खुद वहां पर जाके आपका इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, जैसे 6 मर्केप्टोप्यूरिन, 6 थायोगुआनिन। पिरिमिडीन में आपका आता है साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, ये 3 आते हैं पिरिमिडीन में। तो 5 फ्लोरोसिल, फ्लोक्सोरिडीन, ये जाके ये आपके इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। तीसरा फोलिक एसिड एनालॉग मिथोट्रिजिएट, एजाथाइप्रिन। एंड चौथा है डीएनए पॉलीमरेज एंड चेन इलोंगेशन इनहिबिटर्स। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, चेन इलोंगेशंस के लिए, मतलब चेन एक एक करके बढ़ते जाएंगे, उसके लिए एंजाइम जो आपको होते हैं, उन एंजाइम को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। एग्जांपल है साइटाराबिन और जेमसिटाबिन, ये आपके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये 4 क्लास होते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक, अब इसमें देखेंगे आपके सिलेबस में ही दिया है, प्यूरिन एनालॉग दिया है, पिरिमिडीन दिया है, फोलिक एसिड का दिया है, इसमें से एक एक एग्जांपल आपका दिया है। जैसे प्यूरिन में आपका दिया है मर्केप्टोप्यूरिन और थायोगुआनिन का दिया हुआ, दोनों एग्जांपल दिए गए हैं। आपका पिरिमिडीन में 5 फ्लोरोयूरासिल और फ्लोक्सोरिडीन, ये भी दिया गया है। और फोलिक एसिड में मिथोट्रिजिएट दिया गया है। और फिर आपका दिया है डीएनए पॉलीमरेज में दिया है साइटाराबिन। तो एक एक करके इन सबको देखेंगे। ठीक है, एक मेन मोस्टली क्या करेंगे सीक्वेंस में देखेंगे, जैसे प्यूरिन एनालॉग कैसे आपका एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, पिरिमिडीन कैसे इनहिबिट करते हैं, एक एक करके देखेंगे। आपका ये एंटी मेटाबोलाइट्स यहीं पर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे इसमें प्यूरिन एनालॉग्स के बारे में। अब देखेंगे प्यूरिन एनालॉग्स। अभी एंटी मेटाबोलाइट देखें ना कि एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, तो उसमें अब आगे है जो 3 है, प्यूरिन, पिरिमिडीन और फोलिक एसिड एनालॉग, जिसके अंदर मिथोट्रिजिएट आता है। तो पहले आपका प्यूरिन एनालॉग्स। प्यूरिन जो होते हैं नाइट्रोजन बेस है, पढ़ा होगा आपने, इसमें 2 बेस आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। ये 2 बेस आपके अंदर आते हैं प्यूरिन के अंदर, वहीं जुड़ते हैं आपके डीएनए। तो प्यूरिन के एनालॉग मतलब वो आपके कंपाउंड्स, वो ड्रग्स जो स्ट्रक्चर एडेनिन या ग्वानिन को थोड़े से अंतर आपका होता है, तो वैसे ही ड्रग को बोले जाते हैं प्यूरिन एनालॉग्स बोले जाती है। और इसमें किस पोजीशन पर आती है, तो जो 6 थायो मतलब सल्फर, ये जो 6 पोजीशन है ना, इस 6 पोजीशन पर जो आपका H रहता है, सिंपल हाइड्रोजन रहता है, वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है SH, थायो ग्रुप से आपका रिप्लेस हो जाता है। तो जो कंपाउंड बनता है वही होते हैं प्यूरिन एनालॉग्स। R जब अगर हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पर तो मर्केप्टोप्यूरिन, ठीक, और NH2 रहेगा तो 6 थायोगुआनिन, मतलब ये H है, यहाँ पर सिर्फ सल्फर हटा दो, H रहेगा तो ये एडेनिन हो जाएगा, H यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ NH2 रहेगा तो ग्वानिन। तो वहीं 6 पोजीशन पर SH आ गया तो मर्केप्टोप्यूरिन और आपका थायोगुआनिन।
ठीक है, तो ये दो कंपाउंड इस कैटेगरी के अंदर आते हैं प्यूरिन एनालॉग्स के अंदर। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इन्हीं ड्रग को प्यूरिन एनालॉग्स के नाम याद रखिएगा, मैंने लिखा है अमाइडोफॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स। इस एंजाइम में अमाइडोफॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, इस एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करता है। क्यों इसको आपका इनहिबिटर्स बोलते हैं, क्योंकि दे कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द रेट लिमिटिंग एंजाइम अमाइडोफॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम है। इसको दूसरा नाम है ग्लूटामिन 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट एमाइडो ट्रांसफरेज। ये सिर्फ एंजाइम है, एंजाइम का नाम याद रखना, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे जीपैट का या फिर आपका जो भी फार्मासिस्ट का एग्जाम आप देंगे बीफॉर्म के बाद उस लेवल पर, तो उसमें ये सब चीज़ें पूछती हैं कि प्यूरिन एनालॉग्स आर इनहिबिटर्स ऑफ, तो एग्जाम्पल दिया आपका ऑप्शन में दिया रहेगा अमाइडोफॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज या ग्लूटामिन 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट एमाइडो ट्रांसफरेज। ये क्या होता है एक्चुअल में, एंजाइम में क्या होता है, ये एंजाइम होते हैं, हमने लिखा कन्वर्जन ऑफ 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, ये ग्रुप आपका कंपाउंड है, 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट कंपाउंड है। ये कंपाउंड कन्वर्ट होता है 5-फॉस्फोराइबोसिल एमीन में। ये जो रिएक्शन है ये पहला स्टेप होता है प्यूरिन की सिंथेसिस में। जो बॉडी आपके डीएनए बना रही होती है, तो डीएनए जब बनाती है तो डीएनए में आपका पहला स्टेप होता है एडेनिन ग्वानिन का बनना। तो वो एडेनिन ग्वानिन जब बनता है ना, तो ये पहले स्टेप में आपका ये बनता है। इसके बाद बहुत सारे स्टेप होता है और लास्ट में फिर जाके आपको बनता है एडेनिन ग्वानिन। ये पहला स्टेप है। ये एंजाइम क्या करता है, ये ड्रग क्या करते हैं, और इसके कन्वर्जन के लिए अमाइडोफॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। ये ड्रग क्या करते हैं, ये प्रोड्रग होते हैं। जितने भी प्यूरिन एनालॉग्स रहते हैं 6 प्यूरिन जो लेते हैं, ये आपका प्रोड्रग होता है। बॉडी में जाने के बाद राइबोज 5-फॉस्फेट के हेल्प से एंजाइम है हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम HGPRT एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, इस 6 प्यूरिन को कन्वर्ट करता है मोनोराइबोन्यूक्लियोटाइड में, थाइप्यूरिन आपका मोनोराइबोन्यूक्लियोटाइड में। और ये मोनोराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या करता है, इस एंजाइम को अमाइडोफॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट हो जाएगा तो इसका कन्वर्जन जो पहला स्टेप होता है आपका 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट का कन्वर्जन इन 5-फॉस्फोराइबोसिल एमीन का में कन्वर्जन, ये कन्वर्जन रुक जाएगा। तो जब पहला ही स्टेप आपका नहीं होगा तो आगे फर्दर कोई भी स्टेप नहीं होगा। मीन्स आगे फर्दर स्टेप नहीं होगा, मीन्स लास्ट में जो आपका प्यूरिन बनता है एडेनिन ग्वानिन, बॉडी उस सेल उस एडेनिन ग्वानिन को नहीं बना पाएगी। तो जब एडेनिन ग्वानिन नहीं बनेगा तो डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा तो आपका सेल का सिंथेसिस नहीं होगा, सेल डिवीजन आपका नहीं होता। तो इस तरह क्या करते हैं, सेल डिवीजन को इस तरह ये रोक देते हैं। लास्ट आपका पिरिमिडिन एनालॉग। पिरिमिडिन जो होते हैं नाइट्रोजन बेस, उसमें ये 3 आते हैं, यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन। थायमिन साइटोसिन ये डीएनए में पाए जाते हैं और यूरासिल आपका आरएनए में साथ में पाया जाता है। ठीक है, यूरासिल थायमिन की जगह आपको मिलता है आरएनए में यूरासिल। ये 3 आपके पिरिमिडिन एनालॉग्स होते हैं। तो ये जो ड्रग अब इसमें जो यूज़ करते हैं पिरिमिडिन एनालॉग के रूप में यूज़ किया जाता है एंटी कैंसर एजेंट में, तो ये इन्हीं से मिलता जुलता स्ट्रक्चर्स और इसलिए उनको बुलाता है पिरिमिडिन एनालॉग्स बुलाता है। और ये इनकॉर्पोरेशंस को रोकते हैं। इसमें आपका एक एग्जाम्पल है 5-फ्लोरोयूरासिल। तो मोड ऑफ एक्शन मैंने डायरेक्टली आपको 5-फ्लोरोयूरासिल का ही उसी से समझा देता हूँ, तो आपको आसानी होगा, ड्रग का भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। तो 5-फ्लोरोयूरासिल ये भी क्या होता है, एक प्रोड्रग होता है। बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद 2-3 स्टेप होता है। पहला ओरोटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, ये कन्वर्ट होता है 5-फ्लोरोयूरिडीन मोनोफॉस्फेट में। ठीक है, फ्लोरोयूरासिल से आपका फ्लोरोयूरिडीन मोनोफॉस्फेट में। फिर यूएमपी काइनेज उसके ऊपर काम करेगा और इस मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है डाइफॉस्फेट। तो 5-फ्लोरोयूरिडीन डाइफॉस्फेट। फिर इस डाइफॉस्फेट के ऊपर राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम काम करेगा और कन्वर्ट करता है 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडीन डाइफॉस्फेट, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन एक रिमूव कर देता है। और इसके ऊपर फिर फॉस्फेटेज एंजाइम काम करेगा और वो कन्वर्ट होगा 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है मोनोफॉस्फेट। यही ड्रग आपका एक्टिव फॉर्म है। तो कभी कभी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे वहाँ पर पूछ देगा एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ 5-फ्लोरोयूरासिल, तो कौन सा होता है 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ये एक्टिव फॉर्म होता है, इसी को फॉल सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। फॉल सबस्ट्रेट इसे बोलते हैं। अब ये ड्रग क्या करता है एक्चुअल में, जब हमारी बॉडी को डीएनए बनाने होता है तो डीएनए बनाने में एक स्टेप में डीऑक्सीयूरिडिक एसिड को डीऑक्सीथायमिडिक एसिड में, थायमिडीन जो होता है ना, तो जो बॉडी बनाती है थायमिन जो बनाती है, तो उसको कन्वर्जन के लिए इसे डीऑक्सीयूरिडिक एसिड से कन्वर्ट करता है डीऑक्सीथायमिडिक एसिड। और इसके कन्वर्जन के लिए एंजाइम थायमिडिलेट सिंथेटेज, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। थायमिडिलेट सिंथेटेज और 5-10 मिथाइलिन
ये चैप्टर था हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये कोफैक्टर, ये दो रिस्पॉन्सिबल, ये एंजाइम और साथ में कोफैक्टर जब ये रहेंगे तभी ये डीऑक्सीयूरिक एसिड कन्वर्ट होता है डीऑक्सीथायमिडिक एसिड। अब ये ड्रग जब देंगे, ड्रग को जब एडमिनिस्ट्रेशन करती है बॉडी में, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये 5-फ्लोरोयूरासिल कन्वर्ट होता है 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट में, और ये मोनोफॉस्फेट फिर क्या करता है इस एंजाइम थायमिडिक सिंथेटेज और टेट्रेज कोफैक्टर के साथ दोनों के साथ कंबाइन करके एक स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे कि ये एंजाइम ये कोफैक्टर दोनों अवेलेबल नहीं हो पाते। ये एंजाइम अवेलेबल होता है तो डीऑक्सीयूरिक एसिड नहीं कन्वर्ट हो पाती है, कोफैक्टर भी अवेलेबल नहीं हो पाता है जिससे कि ये डीऑक्सीयूरिक एसिड डीऑक्सीथायमिडिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो डीऑक्सीथायमिडिक एसिड नहीं बनेगा तो लास्ट में थायमिन नहीं बनेगा। जब थायमिन नहीं बनेगा तो अगेन आपका डीएनए के जो पेयरिंग होता है, जो आपके चेन्स आपके बनते डीएनए के जो आपके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो स्ट्रैंड्स कंप्लीट नहीं होंगे। जब डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, सेल का डिवीजन आपका रुक जाता है। तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स आपका बना देता है। ये ड्रग है एंजाइम, ये एंजाइम कोफैक्टर दोनों मिलके तीनों मिलके एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे कि थायमिडिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। यही इसका pyrimidine का आपका 5-फ्लोरोयूरासिल का ही मोड ऑफ एक्शन है। तो आज की इस वीडियो में आज की जो वीडियोज है इस वीडियो में इतना ही आपका है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका एंटी कैंसर मतलब आपका नियर अबाउट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अगले बार से जब नेक्स्ट वीडियो आपका होगा तो उस वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, 2 वीडियो में डाल देंगे जो ड्रग सिंथेसिस है उन सिंथेसिस के बारे में आपको